हेलो बच्चों, वेलकम यू अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन आयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ। तो हमें दे रखा है क्या, एक ऑयल की ड्रॉप है, ठीक है, उसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है, मतलब उसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 12e। एन इंटू ई होता है ना, तो 12e हो गई क्यू की वैल्यू। एंड देन आफ्टर व्हाट इज गिवन, इसको हमने रखा हुआ है कहां पर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, E इक्वल्स टू 2.55 10⁴ न्यूटन पर कूलम इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एस्टीमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। हमें बताना क्या है कि रेडियस बताओ इस ड्रॉप की रेडियस कितनी है, R। डेंसिटी ऑफ द ऑयल, इसकी जो डेंसिटी दे रखी है इस ड्रॉप की, जिस ऑयल की है हमारी ड्रॉप, वो है 1.26 ग्राम सेंटीमीटर -3। इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया आपने, तो जब इसको सीजीएस में आपने कन्वर्ट किया है तो 1.26 ग्राम को कन्वर्ट किया किलोग्राम में तो 10⁻³ और सेंटीमीटर को बदलते हो मीटर में तो -2 और पावर में बाहर -3 लगा ही हुआ है। तो ओवरऑल ये आपको वैल्यू कुछ ऐसी दिख रही है 1.26, 3 2 जा 6 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 6 - 3 प्लस का 3 आ गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपको डेंसिटी रो की वैल्यू भी पता है। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि जो ऑयल ड्रॉप है हमारी, ये जो ऑयल की ड्रॉप है, इस पे चार्ज तो निगेटिव है, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज। और अगर हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे की तरफ है, इसका तो कुछ मास होगा, तो मास किधर की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड लगता है, mg डाउनवर्ड लग रहा है। और ये अगर बॉल निगेटिवली चार्ज है, बिकॉज इसमें 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, तो निगेटिव चार्ज होगा, तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा, Fe ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और बैलेंस स्टेट में क्या है, ऊपर का फोर्स Fe और mg दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो जैसे ही दोनों को इक्वेट करते हैं तो जरा देखते हैं कि हमें जो पूछा गया कि वही हमारे काम की बात आई, Fe इक्वल्स टू mg। Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसकी वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब दे रखी हो तो Q इंटू E इक्वल्स टू mg। अब चार्ज कितना है, चार्ज 12 इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो वैल्यू Q की रखते हैं यहाँ पर 12 इंटू 1.6 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमें 2.55 10⁴ मास। अब देखो बेटा, मास तो कहीं नहीं दिया गया है ना, लेकिन मास के लिए उसने कुछ चीजें दे रखी है, उनका इस्तेमाल करो। मास का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू v इंटू रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब ये स्फेरिकल बॉडी है, जो इस ऑयल की ड्रॉप है वो स्फेरिकल इन शेप है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ कितना होता है, 4/3 πr³। और रो लिखा हुआ है तो रो की जगह रो लिख दिया आपने। तो आप मास के प्लेस पर क्या लिखने वाले हो, 4/3 πr³ रो, ये तो हो गया मास पूरा, और जी के प्लेस पर जी रख दिया आपने। आपको क्वेश्चन में दे रखा है ई की वैल्यू और जी की वैल्यू, वो आपको पुट करनी है। तो जैसे ही आप इसको पुट करोगे तो 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 r³। आपको r तो फाइंड ही करना था, रो डेंसिटी दे रखी थी कितनी, 1.26 10⁻³ 1.26 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 9.8 दे रखी है आपको। तो ये पूरा आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या अननोन है, हियर ओनली देयर इज अ टर्म अननोन। और उसका क्या चीज अननोन है यहाँ पर जो हमें सब कुछ पता है, केवल और केवल आर नहीं पता है, वो आर हम इवेल्युएट कर लेंगे, सारी जानकारी है कि नहीं। तो इस पूरे को सॉल्व करने से आपको आर की वैल्यू कुछ मिली, कितनी मिलेगी आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आएगी 9.813 इंटू 10⁻⁻4 mm। दिस इज इट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जेड एक्सिस में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ एवर नॉट कॉन्स्टेंट। बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस।
तो जो हमारी जेड एक्सिस है उसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, और किस रेट से बढ़ रही है तो दे रखा है किस रेट से बढ़ रही है 10⁵, मतलब इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रेट से बढ़ रही है। तो हमें क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस रेट से बढ़ रही है, जेड एक्सिस में बढ़ रही है, तो मैं इसमें dz रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, अदरवाइज dE/dl से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेंथ वाइज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जा रही है, किस एक्सिस में इंक्रीज होती जा रही है। अगर यहां पर मैं लिखता हूं ये हमारा वाईजेड प्लेन बना ले रहा हूं मैं, तो एक्स इस साइड में हो जाएगा। तो इन्होंने कहा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जेड एक्सिस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस में पॉजिटिव जेड एक्सिस में इंक्रीज हो रही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर इंक्रीज हो रही है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इंक्रीज हो रही है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क। क्या पूछा गया बेटा, पूछा गया टॉर्क बताओ और फोर्स बताओ। एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम हैविंग अ टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 10⁻⁷। तो इन्होंने बेटा बात किसकी की है, डाइपोल मोमेंट की, मतलब एक डाइपोल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं और इसका डाइपोल मोमेंट बताया कितना 10⁻⁷ कूलम मीटर, ये बताया हुआ है। और ये जो डाइपोल मोमेंट है इन द नेगेटिव जेड एक्सिस, ये जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या दे रखी है, नेगेटिव जेड एक्सिस। और हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं कि जो डाइपोल है उसका डायरेक्शन किधर होता है, उसका डायरेक्शन, तो उसका जो डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और हमें दिया हुआ है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो नेगेटिव जेड एक्सिस में, जेड अगर ऊपर है तो जेड माइनस किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, जेड माइनस नीचे की तरफ होगा। और हमारे को दे रखा है कि जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन किधर है, उसकी डायरेक्शन डाउन, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस में है। बेटा जरा देखो, अगर आपने ऐसा लिया माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, ऐसा डाइपोल बनाया, तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस किधर की तरफ होगी, नीचे की तरफ, और इसके अकॉर्डिंग भी क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ। इट मींस हमारा जो डाइपोल होगा वो माइनस क्यू चार्ज ऊपर कैरी किए होगा और प्लस क्यू नीचे किए कैरी होगा। और अगर इसका रिवर्स होगा तो हमारी सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। दैट्स वाई ऊपर क्या हो गया प्लस क्यू और नीचे चार्ज जो होगा वो क्या हो गया माइनस क्यू। उन्होंने ऐसा हमारे को सेटअप दिया है, ये हमसे कहना चाह रहे हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टॉर्क एंड फोर्स बताना है। क्या क्या फाइंड करना है, टॉर्क एंड फोर्स, दो चीजें फाइंड करनी है हमें, कि टॉर्क बताओ और फोर्स बताओ। तो टॉर्क और फोर्स जरा देखते हैं। फोर्स देखो, फोर्स के बारे में क्या जानकारी है, आपको पता है कि चार्ज की वजह से फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। अगर चार्ज दे रखा है, कोई भी चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, कोई भी चार्ज अगर है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगता है कितना, Q इंटू ई फोर्स लगता है ना। लेकिन सर यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ही नहीं, वेरिएबल है, तो इट डजंट मैटर, हम वेरिएबल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। जरा देखते हैं इसको, क्या फोर्स F इक्वल्स टू Q इंटू ई, और इस बार जो E है वो वेरिएबल है, तो हमने जहां E लिखते थे अभी तक वहां पर आराम से क्या लिख दिया DE/dl, और जो L है किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, Z, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है dz। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं सर, हमें इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें इंटू और डिवीजन का कॉन्सेप्ट लगाता हूं, जरा आप ध्यान से देखना। मैंने एक dz से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या किया मैंने, देखो आपने फॉर्मूला फोर्स का पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई है, तो पढ़ा हुआ है। बट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट नहीं है, तो Q इंटू डी लिखा मैंने, क्या लिखा Q इंटू डी लिखा। और इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने बस इतना किया कि जो हमारा डी था उस इसको हमने dz से डिवाइड किया और dz से मल्टीप्लाई कर लिया। सर dz से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज हमें de नहीं पता, क्या पता है de/dz पता है। अब हमें कुछ पता चला कि de/dz तो गिवन है, और जो कुछ बच गया इसके अलावा वो क्या दिख रहा है, जो कुछ बचा हुआ है वो है हमारे पास q इंटू dz, ये बचा, और de/dz को हमने एक साथ लिख करके बॉक्स में बंद कर लिया। अब यहां से हमें कुछ समझ में आ रहा है, क्या Q इंटू dz इन दोनों के बीच का गैप है, ठीक है ना। तो Q इंटू L क्या होता है, Q इंटू L इज अ डाइपोल मोमेंट, P इक्वल्स टू Q इंटू L या फिर Q इंटू 2L ही तो आपने पढ़ा है। अगर इनके बीच का सेपरेशन L हो तो आप लिखते हो क्या, P इक्वल्स टू Q इंटू L, और DL हो तो DL लिखोगे, 2L हो तो 2L लिखोगे, मीन्स दोनों के बीच का सेपरेशन होता है L, ये जो है। तो इसके प्लेस पर तो आपने लिखा P, और de/dz तो आपको दे ही रखा था। तो बेटा यहां से आपको कुछ पता चला कि जो फोर्स था वो तो इवेल्युएट होकर आया। क्या P हमें दिया गया है कितना, 10⁻⁷, P की वैल्यू दे रखी है
P की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻7, तो वो रख दी। DE अपॉन DZ देखो कितना दे रखा है, DE अपॉन DZ हमें दे रखा था 10⁵, तो उसके प्लेस पर 10⁵ रखा। जैसे ही रखा तो आपको इसका आंसर मिल गया, कितना बताओ, इसका आंसर आ गया 10⁻⁻7 और +5 किया तो 10⁻⁻2 न्यूटन, ये इसका आंसर आ गया। तो फोर्स पूछा गया था कि कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है 10⁻⁻2 न्यूटन। नेक्स्ट पार्ट में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो जरा बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बिल्कुल याद है बहुत अच्छे से, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना दिख रहा है, थीटा की वैल्यू क्या है, डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, डाइपोल का डायरेक्शन किधर है बताओ। अब डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, अभी हमने यहाँ पर बताया था ना कि माइनस चार्ज हमारा ऊपर होगा और प्लस चार्ज नीचे होगा, तो ये माइनस चार्ज ऊपर है, ये माइनस का क्यू है, और ये माइनस का क्यू है, और ये प्लस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है। तो जो डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट, उसका डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है ना, तो उसका डायरेक्शन किधर की तरफ, उसका डायरेक्शन तो नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। मींस दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री, और अगर एंगल 180 डिग्री तो साइन थीटा कितना हो गया, 0, साइन थीटा 0। अगर साइन थीटा 0 है तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, टॉर्क की वैल्यू 0 आ गई। तो सेकेंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। क्या कहा हुआ है हमसे इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एक वायर है, ठीक है, इन्फिनाइट लेंथ का वायर है, लॉन्ग वायर या फिर इन्फिनाइट लेंथ का वायर, उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी। क्या दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो 3 तरीके की होती है, अगर लेंथ में चार्ज फैला हुआ है तो उसके लिए लैम्डा इस्तेमाल करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज अगर चार्ज लेंथ में फैला हुआ है तो उसमें जो चार्ज है उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है, और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट मीटर में, 1 मीटर में कितना चार्ज फैला हुआ है उसको लैम्डा बोलते हैं। तो इसके लिए अगर टोटल लेंथ हमें एल दे रखी हो अगर, तो टोटल चार्ज क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू एल लिखते हैं। अगर चार्ज सरफेस में फैला है, किस में फैला है, सरफेस में, तो उसके लिए टर्म डिफाइन है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। किसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। चार्ज अगर सरफेस में फैला हुआ है प्लस 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 या माइनस कोई भी हो, तो उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा का नाम क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इस केस में टोटल चार्ज आप कैसे लिखोगे, यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है तो पूरे एरिया में तो सिग्मा इंटू ए, ये बन जाएगा। अब अगर ये 3D आ जाए, स्फीयर आ जाए, तो वहां डिफाइन होता है रो। क्या डिफाइन होता है, रो। देखने में तो आपको इस रिंग या फिर डिस्क जैसा ही डायग्राम दिख रहा होगा, लेकिन ये स्फीयर है, आप इमेजिन करो ये स्फीयर है, स्फीयर आपको विजुलाइज होना चाहिए। तो इस केस में जो टोटल चार्ज आएगा, अब वहां पर तो 3D में तो वॉल्यूम आएगा इसका, तो इस केस में जो टोटल चार्ज लिखोगे वो क्या लिखोगे, रो इंटू वी। बस ये आपको बेसिक जानकारी है। अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है, दे रखा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो कह रहे हैं कि क्या करो, कह रहे हैं कि इसको बिना गॉस थ्योरम को यूज किए, और गॉस थ्योरम तो सर अभी हम जानते ही नहीं, पढ़े ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को गॉस थ्योरम से भी करते हैं काफी आसानी से, लेकिन हमसे एनसीईआरटी ने बोला हुआ है कि गॉस थ्योरम तो तुमको छूनी भी नहीं, तो करते हैं बिना देखे, बिना गॉस थ्योरम का इस्तेमाल किए। कैसे होता है, प्लस प्लस हमने चार्ज इसमें ले रखा है, कोई पॉइंट P है, इससे R डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट P है, यहां पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस लॉन्ग वायर की वजह से, लॉन्ग थिन वायर की वजह से। कैसे लिखी जाए, तो देखो इसके लिए हम थोड़ा बेसिक मैथ्स हमारी 11th की 12th की जो आप जानते हो उसका इस्तेमाल करते हैं हम।
हम यहाँ से x डिस्टेंस पर dx का एक एलिमेंट लेते हैं, और फिजिक्स में तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज होना जरूरी है, आप जान चुके हो, बहुत बार 11th में भी कर रखा होगा आपने। तो x पर dx का एक एलिमेंट हमने लिया, x पर dx का एक एलिमेंट लिया, और ऐसे ही इसको थीटा पर d थीटा का एक हमने एलिमेंट लिया, थीटा एंगल पर हमने d थीटा का एक एलिमेंट लिया हुआ है। तो इस छोटे से एलिमेंट dx पर कितना चार्ज होगा, तो अगर dq से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो कितना चार्ज होगा छोटे से एलिमेंट पर। अभी हमने देखो पिछली वाली स्लाइड में देखा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी हो तो q इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल लिखना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू इसकी जो लेंथ है इस छोटे से सेगमेंट की dx, वो हो जाएगी लैम्डा इंटू dx। तो चार्ज तो इतना हो गया। अब हमें मालूम है क्या कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कुल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू के प्लेस पर इस छोटा सा सेगमेंट उसका चार्ज कितना, डी क्यू अपॉन, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इस सेगमेंट से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी होगी, तो अगर ये लेंथ आर है यहां से यहां तक और ये थीटा है, तो ये जो इसका 90 के सामने हाइपोटेनियस हुआ वो कितना होगा, ये कितना होगा बताओ हाइपोटेनियस, ये होगा, अगर ये बेस है तो आर सेक थीटा होगा, आर सेक थीटा, और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये एक छोटा सा जो सेगमेंट हमने कंसीडर किया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी कितनी होगी, हमने उसको इवेल्युएट कर लिया है। अच्छा ठीक है, अब एक बेटा जरा एक बात समझो कि जैसे हमने ऊपर एलिमेंट लिया हुआ एक्स पर डी एक्स, इन द सेम वे नीचे डायरेक्शन में भी तो जा सकते हैं ना, इसी लाइन से नीचे भी मूव कर सकते हो, x से dx पर नीचे भी तो एलिमेंट मिलेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रही होगी ऊपर की तरफ। अब ये जो dE है ये तिरछा वेक्टर है, और जब भी ऐसे इंक्लाइन वेक्टर होगा तो उसको रिजॉल्व करना पड़ता है हमारे को, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो d साइन थीटा होगा, और इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट जो इस छोटे से सेगमेंट की वजह से होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी डी साइन थीटा होगा। तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट एक ऊपर है और एक नीचे है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी एडेड, एक तो डी कॉस थीटा इसका, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐड हो जाएगा। तो यहां जो हमारे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, जो डीई हमारा डीई जो था ना उसका कौन सा कंपोनेंट, इसका जो इधर के डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा क्या आएगा, डीई कॉस थीटा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। और इसके बाद अभी इसकी लिमिट के बारे में हम देखते हैं कि लिमिट कहां से कहां तक होने वाली है। तो डी की वैल्यू क्या है, के डी क्यू, के डी क्यू। अब डी क्यू जरा देखो, डी क्यू को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्या सॉल्व करते हैं, लैम्डा डी एक्स कितना है, डी एक्स तो अब सर यहाँ पर क्या है, यहाँ एक प्रॉब्लम फंसी कि dx भी वेरिएबल और थीटा भी वेरिएबल, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल तो चल ही नहीं सकते, तो हमें क्या करना, आउट ऑफ द टू वेरिएबल एक में कन्वर्ट कर लेना है। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो x में यूज करना, चाहो x में सॉल्व करो, आप थीटा के टर्म में रखना चाहो थीटा के टर्म में रखो। आई एम गोइंग टू एलिमिनेट x और मैं थीटा के टर्म में सब कुछ यूज कर रहा हूं। तो जरा देखते हैं हम x और थीटा में कोई रिलेशन लिखते हैं। तो हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, इसमें x इक्वल्स टू आर टेन थीटा लिख सकते हैं क्या, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के बगल में बेस, थीटा के बगल में बेस, तो टेन थीटा अगर आप यहां लगा रहे हो तो आपको x की वैल्यू क्या दिख रही है, x की वैल्यू x इक्वल्स टू आर टेन थीटा दिख रहा है। और अगर आप यहां से इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, dx इक्वल्स टू आर सेक स्क्वायर थीटा, ये आया। अब इसी को यूज कर लेना है, जहां हमारे पास dx था, अब dx कन्वर्ट हो गया किसमें, थीटा में, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो उसके प्लेस पर हमने लिखा आर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 अगर मान लिया इसको तो यहां से लिख लिया, और डी क्यू की वैल्यू हमें पता चल गई। तो डी क्यू के प्लेस पर लिखते हैं डी जो ये है ना हमारा डीई, इक्वेशन नंबर 2 अगर इसको मान रहा हूं मैं, तो यहां पर मैं रख रहा हूं डी क्यू की वैल्यू क्या रखना हूं, वहां से देखो लिखा हुआ है क्या, लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा।
ये लिखा हुआ डी क्यू की वैल्यू। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये लिखा है, पूरा तो कॉपी करना है, पहले से लिख रखा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसका स्क्वायर करना है तो आर स्क्वायर अलग और सेक स्क्वायर थीटा अलग, तो ये पूरा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। और ये कॉस थीटा एक और है तो उसको भी कॉस थीटा को लिखो कॉस थीटा, इतना लिख गया ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा अब सर हमें लिमिट भी लगानी है, तो लिमिट को जरा देख लेते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी। तो लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी बताओ। अब ये जो हमारा वायर है उसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो इसकी जो लेंथ है सर वो कहाँ से कहाँ जा सकती है। इसका जो लोअर मोस्ट एंड हो सकता है वो, और जो इसका जो अपर मोस्ट एंड हो सकता है वो। अब अगर यहां से ये एंगल हम मान ले रहे हैं अल्फा और ये एंगल मान ले रहे हैं बीटा, कंसीडर किया हुआ ये वाला एंगल पूरा क्या मान लिया बीटा, तो इसकी जो लिमिट है वो अल्फा से बीटा। अब हम यहां से अल्फा में कैसे घूम रहे हैं, अल्फा में घूम रहे हैं नीचे की तरफ, तो साइन कन्वेंशन फॉलो कर ले रहे हैं। अगर हम इसमें नीचे वाले को माइनस अल्फा बोल दे रहे हैं तो ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस अल्फा बोलना पड़ेगा। दिस इज जस्ट साइन कन्वेंशन व्हाट वी आर यूजिंग। तो लिमिट हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर माइनस अल्फा से बीटा, क्योंकि अलग अलग, एक में क्लॉकवाइज घूम रहे हैं दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब जरा इंटीग्रेट करते हैं कि कांस्टेंट है बाहर आ गया, लैम्डा भी बाहर आ गया, आर से आर स्क्वायर एक आर नीचे बच गया, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है अंदर, आपको के लैम्डा बाहर आ चुका है, ऊपर केवल और केवल बच रहा है कॉस थीटा और डी थीटा। नीचे जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है आर, और आर भी क्या है, आर वेरिएबल नहीं है क्योंकि इस वायर से इस पॉइंट की डिस्टेंस तो फिक्स है, तो आर भी कांस्टेंट है। तो जो सारा का सारा आप कांस्टेंट बाहर ले आए हो तो फिर अंदर क्या बचा है, अंदर जो है केवल कॉस थीटा बचा है। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो कॉस थीटा का आपने इंटीग्रेशन साइन थीटा लिखा और उसके बाद लिमिट लगा दी। लिमिट क्या लगा दी, माइनस अल्फा से बीटा। और जैसे ये लिमिट लगाई आपने तो आपको क्या पता चला, के लैम्डा अपॉन आर साइन बीटा, और माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये इन जनरल आंसर आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो वायर है वो कैसा है, लॉन्ग थिन वायर। लॉन्ग थिन वायर का मतलब जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा मतलब ये ऊपर की तरफ भी इन्फिनाइट लेंथ है और नीचे की तरफ भी इन्फिनाइट लेंथ है। तो अगर आप इसके एक एंड को आप अप्रोच करना चाहोगे तो इसकी लेंथ इन्फिनाइट है, तो अगर आप इसकी लेंथ इन्फिनाइट है तो कैसा जाएगा, आप इसको जो भी ज्वाइन करोगे लाइन वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ते 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 इसकी लाइन के इस वायर के कैसी होगी लाइन, पैरेलल होगी। पैरेलल होगी मतलब दोनों के बीच का एंगल कैसा होगा, ये पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो बीटा लिया है हमने, ये बीटा कैसा हो रहा है, ये लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है तो इससे बढ़ते बढ़ते पूरा 90 हो गया। तो थीटा की वैल्यू मतलब अल्फा और बीटा हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास अल्फा होगा वो भी 90, अल्फा जो होगा वो भी 90 और जो बीटा होगा वो भी 90 हो जाएगा। तो जहां अल्फा और बीटा लिखा है वहां पर हम 90 इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में फॉर लॉन्ग वायर है हमारा, इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा और बीटा 90 हो गए। जैसे ये 90 आपने रखे तो आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के लैम्डा अपॉन आर, साइन अल्फा की वैल्यू 1, साइन बीटा की वैल्यू 1, 1 + 1 2 हो गया, तो 2 के लैम्डा अपॉन आर ये भी है। और अगर आप इसको किस फॉर्म में लिखते हो, अगर आप इसको लिखते हो गॉस कांस्टेंट के फॉर्म में तो के की प्लेस पर आप रख लो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख लो। जैसे ही आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा तो नीचे आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर लैम्डा अपॉन आर। तो दोनों में से कोई भी आप फॉर्म याद रखो, ये इसका डेरिवेशन हो गया विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। दिस इज हाउ यू हैव गॉट इट होपफुली। तो हमारे को कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं हुई, आप देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आप आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करिए। अगर आपको आ जाता है तो आप कमेंट में यस लिख करके रिप्लाई करिए, नहीं आता है तो आप इफ़ यू आस्क इट तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज यू कैन डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये, देखते हैं इस क्वेश्चन को। सर ये जाना पहचाना फिगर है हमारा, ऐसा कुछ हमने फिगर पिछली क्लास में देखा हुआ था। ठीक है, आप सही पहचान रहे हैं। आपने अगर पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट सीखा है तो आप उसको ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है, इसका मास m है और
चार्ज माइनस क्यू है, इंटर्स द रीजन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट इनिशियली, मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद स्पीड vx, ऐसे चल रहा हुआ, ठीक है। बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ द प्लेट, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो l दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखी है भाई, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द, अब ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो होगा वो बोल रहे हैं इतना होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब जरा खुद से सोचो, ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो फोर्स चार्ज पर किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन, किधर, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो जिधर फोर्स लग रहा होगा उधर ये चार्ज पार्टिकल चलने लगेगा। तो शुरुआत में चलना इसने हॉरिजॉन्टल स्टार्ट किया है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद हॉरिजॉन्टल ना रह करके कुछ ऐसे ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारे को क्या करना है, हमारे को पूछ रहे हैं कि ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, इसी के बारे में हमसे वो कह रहे हैं कि बताओ ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये पूछ रहे हैं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लास 9 का इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ रखा है, उसी को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें देखो हम इक्वेशन जो लगाने वाले हैं वो वर्टिकल मोशन में लगाने वाले, बिकॉज हमें वाई पता करना है। तो जरा हम देखते हैं कि जब वर्टिकल मोशन में इनिशियल स्पीड इसकी क्या थी, तो शुरू में देखो आप डायग्राम देख रहे हो, आपको पता चल रहा है क्या कि इस डायग्राम में हमारे को इनिशियल स्पीड टोटल कैसे दे रखी है, हॉरिजॉन्टल दे रखी है। टोटल स्पीड हॉरिजॉन्टल है, मतलब वर्टिकल स्पीड इसकी 0 है, वर्टिकल स्पीड 0 है, तो यहाँ पर जहाँ यू है उसके प्लेस पर तो 0 आ गया, ठीक है। अब एक्सीलरेशन सर यहाँ इस्तेमाल करना है, ये जो ए है उसको क्या यूज करें हम, तो ये जो ए दे रखा है, ए का फॉर्मूला होता है F/m, और यहाँ पर फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसकी वैल्यू क्या होती है Q इंटू ई, तो QE/m, ये तो हमारे पास एक्सीलरेशन भी आ गया। सारा पार्ट आप जितने भी चीजें इस्तेमाल होने वाली उनको अलग अलग फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में देख लो पहले, और उसके बाद वैल्यू पुट कर लो। सर टाइम की वैल्यू कैसे पता करें, तो टाइम की वैल्यू भी पता चल जाएगी। कैसे, कि जितनी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल किए, जितना टाइम उसने, देखो एल डिस्टेंस जितनी देर में हॉरिजॉन्टल यहां से यहां तक पहुंचा है, उतनी ही देर में तो यहां से यहां तक पहुंचा है, तो जितना डिस्टेंस वाई ट्रेवल करने में लगा उतना ही डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है हॉरिजॉन्टल में, एल, और स्पीड कितनी है, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी थी, वीएक्स से चल रहा था ये, ठीक है ना, वीएक्स से चल रहा था, वो तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहां पर हमने ऐसा कंसीडर करा है बिकॉज मास की कोई चर्चा। अच्छा चलो, तो टाइम भी पता चल गया आपको, एक्सेलरेशन भी पता चल गया, जो कुछ नहीं पता था इस इक्वेशन में सब कुछ पता चल गया। तो अब जरा वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u तो 0 हो गया हमारे पास, प्लस हाफ a के प्लेस पर कितना है वैल्यू QE/m, और t स्क्वायर, तो t स्क्वायर के प्लेस पर आप रख लो क्या, L/Vx, और उसका t है तो उसका स्क्वायर लगा दिया आगे। अब आपके पास जो सामने प्रूविंग के लिए इन्होंने बोला हुआ है वही हमारा आंसर आ चुका है। कि क्या दे रखा था प्रूविंग, वही आप देख रहे हो, सेम थिंग इज प्रूव्ड। तो हमसे कह रहे थे कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, QEL²/2mvx², और वही हमारे आंसर में आ चुका है। So this is how we have done it. Hopefully you have got it. If you feel any problems, so you comment in any of the question and we will discuss to that. Thank you joining us.